Dear students, welcome back to NLTI, and today we'll start with the topic ratio and proportion. So, very basic question. If A ratio B ratio C is 3 ratio 2, 3 by 2, 4 by 5 and 1 by 3, which is the equivalent ratio? Now, 3 by 2 4 by 5, 1 by 3. Take LCM. LCM is 30. 2 divided by 30, 15. 15 3 is 45. 5 is 6, 6 4 is 24. 3 divided by 30 is 10. 1 into 10 is 10. Forget about the LCM. Your answer is B. 45 ratio 24 ratio 10. Moving on to next one. If 2A is equal to 5B is equal to 3C, find A ratio B ratio C. आप इसका LCM भी ले सकते हैं. ये वाली हमारी इनके आगे वाले जो नंबर्स हैं जिनको हम कोफिशिएंट्स बोलते हैं, इनका आप LCM भी ले सकते हैं. LCM कितना है? 253 का LCM इज 30. LCM ले लो किसका? 2, 5 और 3 का. कितना आ गया? 30. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 30 by 2. B is 30 by 5 and C is 30 by 3. कितना आ गया ये? This is 15, this is 6 and this is 10. So your ratio is 15 ratio 6 ratio. C will be your option. Again, moving on to next question. If A ratio B is 2 ratio 3, B ratio C is 3 ratio 4, and D ratio C is 5 ratio 4, find A ratio B ratio C ratio D. इससे पहले मैं छोटा सा आपको कंसेप्ट बताना चाहूंगा. अगर हमारे पास आ जाता है कि A रेशो B है 5 रेशो 4, B रेशो C है 2 रेशो 3 एंड C रेशो D है 1 रेशो 4. मैं कहता हूं फाइंड A रेशो D. आपने क्या करना है? इनकी कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है. दैट मीन्स 5 by 4, 2 by 3, 1 by 4. B से B कैंसिल आउट, C से C कैंसिल आउट. डायरेक्ट हम A to D पे पहुंच गए. और यहां से आई थिंक कुछ ये कैंसिल हो रहा है. दिस इज 5 by 2 3 6 6 4 जा 24. अगर आपने डायरेक्ट किसी से डायरेक्ट दूसरे रेशो पे जाना है, बीच वाले सारे हटाने हैं, आप उसकी कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. लेकिन यहां पर अलग है. यहां पर हमारे को चारों के चारों का रेशो बताना है. इसका मतलब अगर मेरे पास A रेशो B है वो है 2 रेशो 3 और B रेशो C कितना हो गया? 3 रेशो 4. लिख दीजिए ऐसे. D रेशो C दे रखा है, आप उल्टा कर लीजिए, C रेशो D कर लीजिए. C रेशो D यहां से आ गया 4 रेशो 5. तो आप इसको
ये A to B है, ये B to C है, और ये C to D आ जाएगा आपका 4:5। जितने भी ब्लैंक स्पेसिस हैं, एक ये है, 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 ये सारे ब्लैंक स्पेसिस हैं। इनकी जगह आप जो इनके नेबरहुड वाला एलिमेंट है वो डालिए। 3 है तो इधर भी 3 और इधर भी 3, 4 है तो इधर 4, इसके नेबरहुड में 3 है तो 3, इधर 4 और इसके भी इधर 4। सबकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, और 3 4 जा 12, 12 5 जा 60। सब 12 का मल्टीपल में आते हैं 2:3:4:5। सब 12 के टेबल में आता है 2 3 4 5। ये भी सही है, ये भी 2 3 4 5 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करोगे तो ये भी सेम ही है, 2 3 4 5, ये भी सेम है। उसने थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए कर रखा है। ये भी 2 3 4 5 है और ये भी 2 3 4 5 है। आई होप till here it is clear to all. Moving on to next one. P ratio Q is 2/9, 1/3. I can write it as 2/9, 1/3. This will go at the top. That means 2/3. Q ratio R 2/7, 5/14। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। 2 × 14, 5 × 7, that is 4/5। और हमें क्या दे रखा है? R ratio is R is 3/5 and 7/10। ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। That is 3 × 10, 5 × 7, that is 6/7। But you have to find PSQR। PSQR, चलो पहले PQRS निकाल लेते हैं, फिर उसको हम उस हिसाब से शफल कर लेंगे। P is to Q कितना है? 2 3। Q is to R is 4 5 and R is to S is 6 7। मैं कहा था हमारे पास जितनी भी ब्लैंक स्पेसेस है उसके नेबरहुड वाला भर दीजिए। 3 3, 5 4, 6 6। कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, 3 4 जा 12, 12 6 जा 72, 5 3 जा 15, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105। किसके टेबल में जाता है ये सारा? 3 में जाएगा 16, 3 में जाता है 24, 3 में जाता है 30, 3 में जाता है 35। और हमें क्या चाहिए? थोड़ा सा मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है, ये PQRS थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। ये A इज द आंसर। ये थोड़ा सा एरर है यहां पर। ये PQRS है, not PSQR, it is PQRS। Moving on to next one। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। If A is this, A minus X, A minus Y, A minus Z is 7:8:9, find X plus Y ratio, Y plus Z ratio, Z plus X।
अगर हम इन सब को ऐड करें तो कितना आता है? 3a माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इनको भी ऐड कर दो, 8 और 7 15, 15 और 9 24। एक रिलेशन मेरे को ये भी दे रखा है, यहां से मैं a की वैल्यू निकाल लू, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकाल लू, दैट इज 2a। और यहां पे मैं इंसर्ट कर सकता हूं 3a माइनस 2a इज 24, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 24। ठीक है जी। अब जब a की वैल्यू 24 आ गई और यहां से मुझे पता है कि a माइनस एक्स 7 है, a माइनस वाई 8 है और a माइनस जेड 9 है। a की वैल्यू इधर इंसर्ट कर दीजिए, 24 माइनस एक्स 7, तो x कितना हो गया? 24 में 17। 24 माइनस वाई इज 8, y कितना आ गया? 16। 24 माइनस z इज 9, तो z कितना आ गया? 15। आपको क्या चाहिए? x प्लस वाई, सबको ऐड कर लीजिए। x प्लस वाई कितना हो गया? x प्लस वाई इज 33। y प्लस z दोनों को ऐड कर लीजिए, 31। z प्लस x, z और x 32। C is your option, right option. Moving on to next one, ratio of saving, expenditure, income. एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, इनकम में से अगर सेविंग माइनस कर दें तो एक्सपेंडिचर आता है, या आप ऐसे लिख सकते हो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर करें तो इनकम होता है। तो कैसे भी आप इस फॉर्मूले को चला सकते हैं। आपकी टोटल इनकम है, उसमें से आप सेविंग को माइनस कर दीजिए, जितना आपने खर्चा करा मंथ का वही आ जाएगा, या सेविंग करी और जितना खर्चा करा दोनों को मिला लो, इनकम आ जाते हैं। जैसे मर्जी आप फॉर्मूले को चला सकते हैं। द रेशियो ऑफ सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रवि इज 13:7 respectively, but now his total income is increased by 3,000 and expenditure is increased by 800. The ratio of the income and expenditure becomes 3:1. इनकम और ऊपर सेविंग एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है, नीचे इनकम एक्सपेंडिचर कह रहा है। फाइंड हिज इनिशियल सेविंग्स। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, अगर सेविंग और एक्सपेंडिचर 13/7 है, मान लेते हैं 13 यूनिट सेविंग है और 7 यूनिट उसका इनकम एक्सपेंडिचर है, तो इनकम कितना यूनिट्स हो जाएगी? 20 यूनिट्स। दोनों को ऐड कर दो, अभी मैंने कहा सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इज इनकम। और हमें क्या चाहिए? इनकम और एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर। अगर इनकम 20 है तो एक्सपेंडिचर 7 है। ठीक है बात? क्योंकि आखिरी में हमें इनकम और एक्सपेंडिचर की बात करनी है, इसलिए हम इनकम और एक्सपेंडिचर को लेकर चले। Now his income is increased by 3,000, expenditure is increased by 800. The ratio of the income expenditure becomes
फाइनल रेशो कितना है 3:1। और कितने कितने का इंक्रीमेंट हुआ 3000 हुआ इसमें और 800 रुपया हुआ, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 800। ऐसे में सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें अगर हम 3 7 जा 21 और ये आ गया -20, इसका मतलब 1 यूनिट आ गया। और इसका इधर करें 3000 -2400 तो 600। इसका मतलब जो 1 यूनिट है मेरा वो 600 के बराबर है। निकालना क्या है सेविंग्स। सेविंग कितनी होगी, इनकम में से जब एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे तो सेविंग आ जाएगी। इस फॉर्मूले को जैसे मर्जी रोटेट कर लीजिए। 20 में से 7 माइनस कर दो तो 13 सेविंग आ गई। 1 यूनिट 600 के बराबर है तो 13 यूनिट 7800 के बराबर है। होप क्वेश्चन आपको क्लियर है। आगे चलते हैं। If A, B, C spend 80%, 85% and 75% of their income respectively, and if their savings are in the ratio 8:9:20 and difference between income of A and C is 18,000, find income of B. B का इनकम निकालना है। 80% सभी को पता है कितना होता है 4/5। 85% 17/20, 75% 3/4। ABC spend their 80 इनकम रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी, स्पेंड देयर इनकम मतलब एक्सपेंडिचर दे रखा है, एंड सेविंग्स आर इन द रेशो 8:9:20, एंड द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ A and C इज 18,000। ठीक है जी। ABC स्पेंड करता है 4/5। इसका मतलब एंड देयर सेविंग्स आर, चलो हम इनकम और सेविंग्स की बात करते हैं। इनकम और सेविंग की हम बात करते हैं यहां पर। अगर 5 कमाता है और 4 खर्च करता है तो सेविंग होगी 1 और इनकम होगी 5। और अगर 20 कमाता है तो 17 खर्च करता है 3 होगी सेविंग। और अगर 4 कमाता है 3 खर्च करता है तो सेविंग होगी 1। 5 कमाता है 4 खर्च करता है, इसका ये मतलब है, तो सेविंग कितनी होगी 1। 20 कमाता है 17 खर्च करता है तो सेविंग होगी 3। और 4 कमाता है 3 खर्च करता है तो सेविंग होगी 1। और इनका मुझे फाइनल रेशो दे रखा है 8:9:20 सेविंग का। इसका मतलब मुझे इसको सेविंग को 8 बनाना है तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 बन जाएगा, क्योंकि फाइनल रेशो मेरे पास 8:9:20 है। इस सेविंग को 1 को 8 बनाना है तो 1 से 8 से मल्टीप्लाई कर दूं। इसको 9 बनाना है 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। और ये 1 है तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं। ये कितना आ जाएगा 8 5 जा 40 रेशो 8। ये आ जाएगा 23 जा 60 रेशो 9। और ये आ जाएगा 80 रेशो 20। नाउ A और C का जो इनकम है वो 18,000 है। A की इनकम 40 आ रही है और B की इनकम, ये A है, ये B है, ये C है। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है 40। वो कितना है
18,000। ए कितना हो गया? 450। फाइंड द इनकम ऑफ बी। बी कितना है? 60 यूनिट्स। 60 इंटू 450, 27,000। Moving on to next one. Mohit's income is 44.44 more than his expenses. अच्छा जी, मोहित की इनकम अपने एक्सपेंसेस से इतनी ज्यादा है। पहले तो ये देखो ये होता कितना है। दिस इज 4/9। इसका मतलब अगर 9 एक्सपेंस कर रहा है तो 13 उसकी इनकम है और 4 सेविंग है। If his income increases by 60% and his expenditure increases by 70%, his saving increases by 12,000. Find the difference between his initial and expenditure and initial savings. मान लेते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग्स। अगर 9 इसका एक्सपेंडिचर है तो 13 इनकम है और 4 की सेविंग है। यही मतलब हुआ इसका। अगर इसका 9 एक्सपेंडिचर है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो 13 होगी, 4 ज्यादा है और सेविंग 4 हो गई। इफ इज मंथ इनकम इंक्रीजेस बाय 60%, अब बेसिकली इसका अगर मैं 60% करता हूं, ये एक डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब रेशो अगर 2:3:4 है तो 20:30:40 भी तो वही बात होती है। 0 से 0 सारे कट जाएंगे। तो बेटर है एक एक 0 लगा लीजिए जिससे कि फ्रैक्शन डेसिमल में ना आए और पूरा पूरा आंसर आ जाए। अब इसका 60% कितना होगा? 13 6 78। 70 और 8 और ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 8 7 10 एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 70%। 70% से एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ये कितना हो गया? 63 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 153। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया? सेविंग आ गई 55। His saving increases by 12,000। मतलब पहले 40 थी, अब 55 होगी तो 15। इसका मतलब जो 15 यूनिट है वो मेरे वो मेरे 12,000 है। यही मतलब हुआ। तो एक यूनिट कितना हो गया? 800। Find the difference between his initial expenditure and initial savings. Initial expenditure, इसका डिफरेंस कितना है? इनिशियल एक्सपेंडिचर और सेविंग्स का 50 डिफरेंस है। That means 50 into 800. That means 40,000 उसका आंसर आ गया। आई होप एक एक स्टेप बहुत असर खुल के करा है। कोई एक्स लेने की जरूरत नहीं, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ रेशो मेथड से कर रहा हूं। सबसे सिंपल मेथड है, यूज करना। आगे चलते हैं। A's इनकम इज 180 मोर देन B's इनकम। अच्छा, एंड C's इनकम इज ₹60 मोर देन D's इनकम। If the ratio of A and C is 8:7, and B and D is 5:6, A's income is 180 more than B's income। मतलब A और B का जो फर्क है वो 180 है। और
सी और डी का जो फर्क है वो 60 है, ये मतलब है। ए और बी का, फिर से एक बार ही लिख देते हैं, ए और बी का 8:7 है और बी और डी का 5:6। इन दोनों का फर्क 180 है और इन दोनों का फर्क 60 है। इनका डिफरेंस कितना है वैसे? 1। इसका मतलब 1 यूनिट 60 के बराबर है। इनका कितना है? 3। इसका मतलब जो 3 यूनिट है वो 180 के बराबर है, मतलब 1 यूनिट 60 के बराबर है। इसका मतलब दोनों तरफ से बात सही आ रही है, बैलेंस्ड है काम, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी पड़ेगी इसको, बैलेंस्ड है, क्योंकि इस इधर से भी 1 यूनिट 60 दे रहा है, इधर से भी 1 यूनिट 60 दे रहा है, तो कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो इनका मतलब जो ये इनकी रेशोज है, दे आर देयर एग्जैक्ट वैल्यूज। वी हैव टू फाइंड इनकम ऑफ ए बी सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी टू बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी। ए इज 8, बी इज 5 and C is 7. B is 5, C is 7 and D is 6. 13 or 8, 5, 13, 5, 13 or 7, 20, 7, 12, 18, that is 10:9. I hope it is clear to all. Moving on to next one. Income of A is 60% less than that of B. Less than 60% होता कितना है? 3/5. Income of A is 60% less than that of B, and the expenditure of A is equal to 60% of expenditure of B. If A's income is equal to 70% of the B's expenditure, what is the ratio of saving of A and B? देखो इनकम कितना है? इनकम ऑफ A is 60% लेस देन ऑफ B। अगर मैं इनकम ऑफ ए 60% लेस देन डेट ऑफ बी, मतलब ये 5 है तो ये 2 है, इसका मतलब यही है 5 में से 3 का 5 इनकम है और 3 का एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो 2 ही तो बचते हैं। और that of B and the expenditure of A is equal to 60% of the B's expenditure. B का एक्सपेंडिचर 60%, इसका मतलब अगर ये 5 है तो ये 3 है, इसका मतलब यही है। If A's income is equal to 70% of the B's expenditure, now A's income is 70% of the B। अब देखो B का एक्सपेंडिचर 5 है, फिर वही 70% ऑफ 5 करता हूं, फिर डेसिमल में आता है, और मैं अभी कह रहा हूं डेसिमल के अवॉइड करते हैं थोड़ा सा। तो मैंने अभी बताया था इसको हम अगर मैं 10 कर दूं तो क्या ये काम हो जाएगा? अगर मैं 3:5 को 6:10 कर दूं तो क्या ये बात बनती है? 3:5 जो है वो 6:10 भी तो लिख सकते हैं,
और 70% ऑफ 10 कितना होता है? 7। देखो डेसिमल हट गया। इसका मतलब मुझे क्या निकालना है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ ए एंड बी इफ एज इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी। ए का इनकम है 2 और जे कितना है? तो इसका मतलब 7 है, तो इसको 7/2 से मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो ये कितना आ गया? 2 से 2 कट गया और ये आ गया 7 और ये आ गया 35/2 और ये कितना आ गया? एक्सपेंडिचर है 6:10। हमने क्या निकालना है? सेविंग्स ऑफ ए एंड बी। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, 7 - 6 करते हैं, 35/2 - 10 करते हैं। ये कितना आ गया? 1। 35 - 20 is 15/2। So ratio is 2:15. I hope till here it is clear to all. Moving on to next one. A person spends 1/3 of his income of food, cloth and education. Food, cloth, education. In 3:2:4. 3:2:4. He spent 2/5 part of his income on transport and entertainment in the ratio of 4:5 and he deposits इधर एक रिमेनिंग कर लो, remaining 2,700 in the bank. Find the amount he spent on food, clothes and entertainment. 3:2:4 और 1/3 उसका। तो हम ऐसा कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी 30:20:40। मैंने फिर कहा था कैलकुलेशन इससे आसान पड़ेगा, नहीं तो डेसिमल में आएगा। तो उसका इनकम कितना हो गया? 30 और 50 90 और 1/3 मतलब 3 टाइम्स और हो गया, और 270 उसका इनकम हो गया थोड़ी देर के लिए। He spent 2/5 of the income on transport और इसका 2/5 कितना हो गया? 2/5 of the income कितना हो गया? 5 या 25, 2054 मतलब 108 रुपए। और किस रेशो में है? 4:5। इसका मतलब जो 108 है वो 4:5 में है। अब 4:5 मतलब 4 कौन सा है? ट्रांसपोर्ट, और 5 कौन सा? एंटरटेनमेंट। 4 और 5 9, 4/9 into 108, तो ये कितना आ गया? 48। 5/9 into 108, ये कितना आ गया? 60। इसका मतलब 48 रुपीज ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहा है और 60 रुपए एजुकेशन पे खर्च कर रहा है। रिमेनिंग 27। अब रिमेनिंग अमाउंट कितना रह गया? 270 टोटल था, 90 उसने फूड क्लोथिंग पे खर्च करा और 108 उसने यहां खर्च करा, तो उसके पास कितना बच गया? 72। अब ये 72 उसने बैंक में जमा करा 2700। 1 किसके बराबर आ गया? 300/8। Find the amount is spent on food, clothes and entertainment. Food, clothes और entertainment. Food पे कितना है? 30, क्लोथ पे कितना है? 20 और एंटरटेनमेंट कितना है? 60। फूड, क्लोथ्स एंड एंटरटेनमेंट।
ठीक है जी। We spent transport. ठीक है जी। कितना हो गया? फूड 30 और 20 50 और this is not entertainment, this is transport. There is an error in the typing. Transport. क्योंकि फिर मैच नहीं करेगा उससे आंसर। ट्रांसपोर्ट इज 48, दैट मीन्स 108, सॉरी 98, 180 98 आएगा। 20 48। नाउ 98 1 है, इतने मतलब 98 into 300/8, that means 3675 is your answer. In the next video we will bring some more word problems on ratio and proportion. So till then, goodbye, take care.